चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है हमारा? डिपॉजिट। ठीक है, मॉड्यूल को पढ़ने से पहले कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे। डिपॉजिट के जितने भी सेक्शंस हैं, ये सेक्शन हमारे कहां से स्टार्ट होंगे? 73 से, और कहां खत्म होंगे? 76 से। जैसे अभी हमने ए पार्ट पढ़ा था, ए पार्ट में हमने डिबेंचर पढ़ा था, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट था? 71। तो 71 आपको याद रखना है। ऐसे ही डिपॉजिट की बात करूंगे, डिपॉजिट में क्या पढ़ेंगे हम? 73 और 73 से कंटिन्यू 76। लेकिन आपको 73 और 76 दोनों सेक्शन नंबर को याद रखना है। दैट वाज 73 क्या है, चलिए डिटेल में पढ़े। हेडिंग क्या दिख रही है आपको? काइंड्स ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट के टाइप। लेकिन डिपॉजिट के टाइप से पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूं, क्या आपने फिक्स डिपॉजिट सुना है? एफडी जिसे बोलते हैं। आरडी सुना है? फुल फॉर्म बताओ आरडी का। रिकरिंग डिपॉजिट। मीनिंग पता है कि बस नाम सुना है? बताओ, समझना। मंथली एक छोटा 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 500 की हमने आरडी कर ली, ये सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? तो आरडी कर ली मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से मंथली 500 रुपए कट रहे हैं और बैंक इसे इकट्ठा करता जा रहा है, तो हर महीने कटता है, इसलिए उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या बोलता है? एक बार में पूरा पैसा लमसम आप जाकर डिपॉजिट कर देते हो, इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। लेकिन ये तो चलो हमने बैंक में सुना है। बैंक क्या है? एक कंपनी है ना, मतलब कंपनी आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है? डिपॉजिट। ठीक है, सेम नॉर्मल दूसरी कंपनी भी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी भी क्या कहती है कि भाई हम भी क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप चाहो तो हमारे पास भी आकर कर सकते हो। कंपनी के पास 10 तरीके पैसे उठाने के मार्केट से। शेयर इश्यू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो, बॉन्ड इशू कर दो, बैंक से जाके लोन ले लो, या फिर जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो। बात समझ में आ रही है? सेम है यही सारी चीजें, बस तरीका अलग है। सबके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीजर अलग अलग है। कंपनी के पास क्या आप एफडी कर सकते हो? हाँ बच्चा, एफडी कर सकते हो, किसी भी नॉर्मल कंपनी के पास जाके कर सकते हो। आपने आए दिन सुना होगा कि हमारा यहाँ का एफडी का रेट इंटरेस्ट इतना है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखा होता है, कोटक बोलता है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर जगह। तो हर बैंक का सुना है, लेकिन बैंक के अलावा नॉर्मल कंपनी भी क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सेम सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन बस जब बैंकिंग की बात आती है तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट नहीं आता है, बैंकिंग रेगुलेशन फिर एक्ट आ जाते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन आ जाती है। लेकिन नॉर्मल कंपनी में कौन आएगा? हमारा कंपनीज एक्ट आएगा। और अगर वो लिस्टेड है तो फिर कौन आ जाता है? सेबी आ जाता है। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो यहाँ पे हम जितने भी डिपॉजिट पढ़ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाइए। तो सेक्शन 73 और 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसमें क्या बोलता है, आ जाइए डिटेल में पढ़े। तो दो टाइप के डिपॉजिट है। इन्होंने कहा एक डिपॉजिट है जो एक्सेप्ट किया जाता है फ्रॉम दी मेंबर, दूसरा है जो किससे एक्सेप्ट किया जाता है? फ्रॉम दी पब्लिक। समझना, दो टाइप की कंपनी होती है, एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी की अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं तो उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस थे। पहली रिस्ट्रिक्शन, शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, दूसरी, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। फिर उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तीसरा क्या था? रिस्ट्रिक्शन था कि प्रोहिबिटेड था कि आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं दोगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जनता को इनविटेशन नहीं देगी। क्या पब्लिक कंपनी दे सकती है? हाँ, तभी तो नाम है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट कंपनी फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट्स लेती है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग ये सब बैंक की बात है। नॉर्मली अभी मैं यहाँ पे डिपॉजिट बोलूंगी। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट लेना है तो क्या उसके पास रास्ता है कि जनता से वो उठा ले? नहीं है। अभी तो आपने डेफिनेशन बताई, लास्ट वाला पॉइंट, प्रोहिबिटेड है, इनविटेशन दिया नहीं जाएगा। मतलब कि एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर से वो डिपॉजिट ले लेंगे। मेंबर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इनसे ही क्या कह रहे हैं कि तुम चाहो तो हमारी कंपनी में क्या कर सकते हो? डिपॉजिट कर दो। ये डिपॉजिट एक मैच्योरिटी टाइम होगा, जस्ट लाइक अ लोन ही तो हुआ। ये पैसा कंपनी ने डिपॉजिट ले लिया, इस पैसे को कंपनी ने यूज किया, मैच्योरिटी के टाइम आपको रिपे कर दिया, विद इंटरेस्ट करेंगे। बैंक में जब एफडी करते हो तो एक प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता है और साथ में क्या मिलता है? इंटरेस्ट के साथ। सेम यहाँ पर यही हो रहा है कि कंपनी क्या ले रही है? एक तरीके से लोन जैसा ही तो हो गया कि कंपनी ने आपसे डिपॉजिट लिया, कल को आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करेगी मैच्योरिटी के टाइम पर। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि वो मेंबर से पैसा लेगा कि पब्लिक से पैसा लेगा? मेंबर से। पब्लिक कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? दोनों।
वो पब्लिक से भी ले सकती है और मेंबर से भी ले सकती है। तो सेक्शन 73 बोलता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द मेंबर। तो मेंबर से कौन कौन ले सकता है? प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। एक्सेप्ट ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से कौन डिपॉजिट लेगा? ओनली पब्लिक कंपनी। तो सेक्शन 76, दोनों सेक्शन नंबर याद रखना, दो सेक्शन नंबर। पहला सेक्शन नंबर क्या है? 73 क्या बोलता है कि मेंबर से लिया जाएगा, मेंबर से लिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है और पब्लिक कंपनी। लेकिन कुछ ऑब्वियसली कंडीशन होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? रेजोल्यूशन पास करे, और वो रेजोल्यूशन क्या है? ओआर। अपने ही तो मेंबर है, अपने ही मेंबर है, वही देने वाले, तो ओआर से काम चल जाएगा। अब हम कह रहे हैं हम जनता से लेने जा रहे हैं, जनता से लेने जाएगा बस एक ही कंपनी, दैट वाज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जाती है जनता के पास, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या होनी चाहिए? एलिजिबल होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी क्या होनी चाहिए? एलिजिबल। एलिजिबिलिटी होने की एक लिमिट है, एलिजिबिलिटी होने की एक लिमिट है। अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करती है तो वो एलिजिबल, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल कंपनी कहां जाएगी? जनता के पास जाएगी, वो पब्लिक डिपॉजिट ले लेगी। दैट वाज सेक्शन 76। चलिए वो एलिजिबिलिटी क्या है? नेटवर्थ, नेटवर्थ और क्या लिखा है? टर्नओवर। नेटवर्थ एक पब्लिक कंपनी का कितना होना चाहिए? 100 करोड़। अगर जनता से जाके अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तब पब्लिक कंपनी करेगी जब उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 100 करोड़। ठीक है। और टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है? पूरी सेल। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 500 करोड़। तब जाके वो जनता से जाकर पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। दैट मींस अगर कंपनी एलिजिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी तो है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, क्या मैं उसे नॉन एलिजिबल बोल दूं? क्या एलिजिबल कौन हो गई? जिसका 100 और 500 करोड़ दोनों है। नॉन एलिजिबल क्या? जो पब्लिक कंपनी तो है लेकिन 100 करोड़ और 500 करोड़ नेटवर्थ और टर्नओवर को टच नहीं करिए, तो नॉन एलिजिबल हो गई। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एलिजिबल कंपनी ही जाकर जनता को अप्रोच करेगी, इनविटेशन देगी फॉर दी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो दो सेक्शन नंबर, अभी इंट्रोडक्शन समझ में आया। तो डिपॉजिट दो टाइप के, एक मेंबर से लेना और एक पब्लिक से लेना। मेंबर से कौन लेता है? मेंबर से कौन लेता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ, दोनों। पब्लिक से कौन लेता है? ओनली पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी भी कौन सी? एलिजिबल। एलिजिबिलिटी में नेटवर्थ और टर्नओवर 100 एंड 500 करो, याद रहेगा। चलिए थोड़ी सी और डिटेलिंग, क्योंकि सेक्शन 73 है, पहले मैं सेक्शन 73 को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर होती जाएंगे। हम पढ़ रहे प्रोसीजर ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। किसकी डिपॉजिट की बात हो रही है? सेक्शन 73। तो इसमें कौन कवर होगा? प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ले किससे रहे? मेंबर से। ले किससे रहे? मेंबर से। तो मेंबर से डिपॉजिट लेने का प्रोसीजर देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। हेडिंग में क्या लिखा है? हेडिंग पहले समझो। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक। ऑपोजिट नहीं लिखा। सेक्शन 73 क्या बोलता है? कि मेंबर से लेना है। इन्होंने क्या लिखा है? प्रोहिबिटेड है। क्या प्रोहिबिटेड है? पब्लिक से लेना। तो सही तो लिखा है ना? तो सेक्शन आपको जो बेरेट की जो लैंग्वेज है वो घुमा फिरा कर होती है। बेरेट में लिखा है, हमने सीधा सा समझ लिया। सीधा सा क्या समझ लिया? सेक्शन 73 बोलता है मेंबर से लेना, और उन्होंने क्या बोल दिया? सेक्शन 73 क्या बोलता है? पब्लिक से नहीं लेना। तो एक ही बात है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा कर बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 73 का 1 क्या बोलता है? आ जाइए। सेक्शन 73 का 1, नो कंपनी शेल इनवाइट, कोई कंपनी इनवाइट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिन्यू करेगी डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम दी पब्लिक। कोई भी पब्लिक से नहीं लेगा। दैट मीन किससे लेगा? मेंबर से लेगा। एक्सेप्ट 76 में जो लिखा है, क्योंकि 76 में तो पब्लिक से ही लेना लिखा है, कोई भी कंपनी पब्लिक से नहीं लेगी एक्सेप्ट 76, क्योंकि 76 में जो बोल रखा है वो फॉलो कर लेना, वो कर लेंगे। वो एक पब्लिक कंपनी के लिए, वो भी पब्लिक कौन सी? एलिजिबल। समझ में आ गया तक? चलिए, प्रोवाइडेड नथिंग दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई। इन्होंने क्या बोला? ये वाली बातें एप्लीकेबल नहीं है। किस किस में? बैंकिंग कंपनी। मैंने आपको बताया था ये सारी बैंकिंग, ये सारी किनके रूल्स रेगुलेशन लगेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई आ जाएगा। आरबीआई बोलता है भैया सारे बैंकों का काम तो भैया मेरे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें किसमें एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी में। फिर क्या लिखा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और एनी अदर जो भी सीजी ने स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक, चलिए सेक्शन 73 का 1 सिंपल बोलता है कोई भी जनता से पब्लिक डिपॉजिट के लिए इन्विटेशन उसको देगा नहीं, एक्सेप्ट 76। चलिए अब 73 के 2 को पढ़ रहे हैं। 73 का 2 क्या बोलता है? कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? ओआर में एक्सेप्ट, साथ में क्या करनी पड़ेगी? कुछ कंडीशंस। ये कंडीशन अभी थोड़ी देर से बढ़ाऊंगी। अब 73 का 3 पढ़ा रही हूँ। एवरी डिपॉजिट कंडीशन फुलफिल करिए। अब आप डिपॉजिट ला रहे हो मेंबर से कि पब्लिक से? मेंबर से।
अभी मैं मेंबर पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, मेंबर। एवरी डिपॉजिट जो भी होगा रिपे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ, सिंपल। 73 का 4 क्या बोलता है, कंपनी अगर फेल हो गया तो कहां जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी फेल नहीं हुआ, कंटिन्यू कर रहा है, तो एक मैच्योरिटी टाइम होगा, 10 साल में मान लो मैच्योरिटी आती है, कितने साल में आती है, 10 साल में मैच्योरिटी आती है। तो भाई एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिपॉजिट रीपेमेंट। कंफ्यूज नहीं हो रहे, इससे पहले हमने एक पढ़ा डीआरआर, क्या था वो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। तो दोनों डीआरआर है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम है ना, फुल फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, डिपॉजिट रीपेमेंट एक रिजर्व, क्योंकि एकदम से बर्डन आ जाएगा ना, तो पहले से एक रिजर्व बना के चलेंगे। इसीलिए जब आप अपनी बैलेंस शीट को देखते हो तो उसमें इतने सारे रिजर्व्स होते हैं, कंपनी ने इतनी सारी जो चीजें ले रखी है, रिटर्न तो करनी पड़ेगी, तो सबके लिए धीरे धीरे रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं कि भाई थोड़ा 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 यहाँ पे डालो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चले, तो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व एक अकाउंट मेंटेन करना, और शेल नॉट बी यूज, किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। इस अकाउंट को टच भी मत करना, जिस दिन टच करोगे दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि रिपेमेंट आप कर रहे हो, उसके अलावा और कोई पर्पस होना नहीं चाहिए। क्या ये आपको 5 बातें समझ में आ गई? पहली बात क्या थी, पब्लिक को अप्रोच मत करो, सीधी लैंग्वेज बोलो, मेंबर को अप्रोच करो। पब्लिक को अप्रोच करने वाली बात सेक्शन 76 में दे रखे। तुम्हें क्या बोल रखा था, ओआर पास करो, और कुछ कंडीशंस है, कंडीशन थोड़ी देर से बताती हूँ। थर्ड क्या बोलता है, वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फेल हो गई तो शिकायत करेंगे ट्रिब्यूनल। लास्ट वाला 5 पॉइंट क्या बोलता है, डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व। दैट्स इट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, इन्होंने कहा हमारी कुछ कंडीशन है, हमारी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, बस हेडिंग हेडिंग पढ़ना। कंडीशन नंबर 1, एक सर्कुलर देना पड़ेगा, किसको, मेंबर को। मेंबर को से ओआर पास कराना है। इमेजिन करो अब मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोच लिया चलो डिपॉजिट लेकर आना है, मेंबर की मीटिंग कराई। मेंबर की मीटिंग में क्या पास कराना है, ओआर। लेकिन ओआर तब पास करवाना जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पहली कंडीशन, मेंबर को सर्कुलर दो, इस सर्कुलर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होनी चाहिए। चलिए, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखी है, स्टेटमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बता दो कंपनी की। अब आप डिपॉजिट लेने जा रहे हो तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, CRA फुल फॉर्म सुनना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्या देती है, रेट देती है। किस चीज का रेट देती है, वेरी गुड, कंपनी की। एकदम लोकल लैंग्वेज बोलूं तो वो औकात बताती है कि कंपनी वापस से लोन पे कर पाएगी कि नहीं। डिपॉजिट का एक तरीके का लोन जैसा हो गया, एग्जैक्टली लोन वर्ड यूज नहीं करूंगी, लेकिन समझाने के लिए बोलूं कि लोन जैसा हो गया ना, आपसे लिया जो कि रिटर्न करना है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, ये एजेंसीज हर कंपनी को एक रेट देती है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी बताती है कि ये रिपे कर पाएगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10 में से अगर मैंने रेट दिया इसको 2, मतलब इसकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी नहीं है। अगर मैंने दिया 8 तो इसकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है। 10 में से 10 मतलब ये पूरा रिपे कर देगी, बहुत ही क्रीम कंपनी है, कोई इश्यू नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है। इन्होंने कहा फाइनेंशियल पोजीशन बताओ मेंबर को, और क्या बताओ, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब किसने दिया होगा, इस एजेंसी ने दिया है, तो आपको क्या क्रेडिट रेट ऑब्टेन हुआ है ये भी आप बताओ अपने मेंबर को, ताकि वो तब जाके ओआर पास करे और हामी भरे। नेक्स्ट लिखा है टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स बताओ, ऑलरेडी कितने डिपॉजिटर्स है। अब जब ये मेंबर की बात हो रही है ना, मेंबर डिपॉजिट देने वाला है, तो मेंबर देखेगा ना कि पहले एग्जिस्टिंग कितने हैं, अमाउंट ड्यू, क्या उनका कुछ पैसा बचा है क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन दो। ये सारी बातें आप पहले शेयरहोल्डर के सामने रखोगे, तब जाके वो ओआर पास करेगा। क्या बस एक ही बात रखनी है, नहीं, अभी तो हमने क्या दिया, एक सर्कुलर दिया है, सर्कुलर में ये बातें लिखी है। पहला पॉइंट समझ में आया। अब जो सर्कुलर मेंबर को दिया था ना, मेंबर को तो भाई बहला फुसला के कुछ भी लिख सकते हो, आरओसी को भी दे दो, फाइल करो आरओसी को, आरओसी भी एक बार चेक करेगा। तो फाइल अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर, किसको, आरओसी को, विद इन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दैट सर्कुलर। तो मतलब कि एक सर्कुलर बनाओ, उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालो, मेंबर को दो, और मेंबर के साथ साथ किसको दो, आरओसी को दो। यहां तक चीज क्लियर है। चलिए, मेंटेन करके रखना है, क्या मेंटेन रखना है, लिक्विड फंड। ये जो लिक्विड फंड है, इस लिक्विड फंड से हमारा मतलब है DRR। व्हाट डू यू मीन बाय DRR, डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व। तो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व, इन्होंने कहा कि भाई आप
डिपॉजिट तो ले लोगे, रिपे तो करना पड़ेगा, तो पहले से ही आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि मेंटेन करो लिक्विड फंड, ताकि एक बार में बर्डन ना आए। वो लिक्विड फंड कितना होगा? कंपनी शेल डिपॉजिट ऑन एंड बिफोर, ऑन मतलब उसी दिन या फिर पहले, कितने पहले? 30th डे, अप्रैल की बात हो रही है, ठीक है। तो 30th डे मतलब 30 अप्रैल की बात हो रही है। हर साल आएगा ये 30 अप्रैल, उसी दिन 30 तारीख को या 30 तारीख से पहले। 30 तारीख से पहले मतलब 1 2 3 4 अप्रैल, ठीक है। सच सम विच शेल नॉट बी लेस देन, मिनिमम, मिनिमम कितना? 20%, मिनिमम कितना? 20% की बात हो रही है। 20% किसका? ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिपॉजिट, जितना भी आपका डिपॉजिट है जो मैच्योर होएगा, मैच्योरिंग ड्यूरिंग दी फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब जितने भी अगले साल में जो भी मैच्योर होने वाला है अगले साल। फॉर एग्जांपल मैं इस साल की बात करती हूँ, अभी ईयर कौन सा चल रहा है? 2023, ठीक है। 23 की अप्रैल आई होगी, 30th अप्रैल आई होगी, ठीक है। उसमें हमें पैसा डिपॉजिट करना है, किसमें? डीआरआर में। 20%, 20% मतलब 2024 में जितना भी मैच्योर हो रहा है उस अमाउंट को देखो और उसका 20% निकालो। ये 20% कहां से निकालेंगे? ऑब्वियसली आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, वही सारी बातें वहां से निकाल कर किस में रखना पड़ेगा? आपको इस रिजर्व में मेंटेन करना होगा। इसीलिए हमने कहा कि भैया एक लिक्विडिटी आपको मेंटेन करनी है। कैप ये कहां होंगे? एक शेड्यूल बैंक में, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट टू बी कॉल्ड, उस अकाउंट को बोलते हैं डीआरआर। क्या यहां तक बात समझ में आई? वापस पढ़ क्या रहे हैं? सेक्शन 73 मेंबर से डिपॉजिट लेने आ रहे हैं, उसकी हम पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेंबर से लेंगे और फिर ये क्या कह रहे हैं? मेंबर से एक बार पूछ लो। लेकिन पूछ जब रहे हैं, ओआर जब पास करवा रहे तो कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या? उनको सर्कुलर दे दो, इंपॉर्टेंट बातें लिखी होनी चाहिए। वही सर्कुलर किसको दे दो? आरओसी को भी। और साथ में हम आपको क्या कह रहे हैं? हमारी ये कंडीशन है कि हर साल, ये अभी नहीं कर रहे हैं, ये आप हमें लिख कर दो कि हर साल आप क्या करोगे? एक अकाउंट मेंटेन करोगे, उस अकाउंट में इतना इतना 20% आप डिपॉजिट करते जाओगे। अगर हाँ है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ओमिट हो गया, हट गया मतलब। डिफॉल्ट, अगर हमें पता चलता है कि आपने डिफॉल्ट किया है, किसमें डिफॉल्ट किया है? एग्जिस्टिंग, पुराने डिपॉजिटर। अब नए डिपॉजिटर को इकट्ठा करो, पुराने को अभी तक पैसे नहीं दिया है, तो इन दैट केस आपको करने दिया जाएगा नहीं। कंपनी नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, ये लिख कर दे दो। और अगर डिफॉल्ट कर रखा है, वेयर द डिफॉल्ट इज अकर, तो उसको सही करो। और सही करने के बाद क्या है? लैप्स होने चाहिए। आज मैंने गलती कर रखी थी, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप डिपॉजिट नहीं इशू कर सकते मेंबर को, आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, पहले पेमेंट कर दो। आज मैंने डिफॉल्ट किया है, ठीक करते करते मुझे 2 साल हो गए। जिस दिन ठीक किया वहां से 5 साल के बाद कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो उन्होंने कहा अगर डिपॉजिट में डिफॉल्टर है, आप डिफॉल्ट कर रखा है, इन दैट केस आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, ठीक। प्रोवाइड क्या करना? सिक्योरिटी। डिपॉजिट क्या हो सकते हैं? जैसे हमने क्या पढ़ा था, डिबेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। सेम बच्चा यहाँ पर भी हमारे डिपॉजिट क्या होते हैं? सिक्योर भी होते हैं और अनसिक्योर। बच्चा ये सब मार्केट रिस्क पे ही डिपेंड है ना। आप अगर भरोसा करते हो तो मिल जाएगा, भरोसा नहीं करते तो बच्चा, कंपनी भी तो डूबती है ना। मान लो कंपनी डूब गई, कहां से अब रिपे करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आप सिक्योर डिपॉजिट ले लो, ज्यादा अच्छा है। सिक्योरिटी कुछ ना कुछ होगी, तो चार्ज की रेट होगा, क्रिएशन ऑफ सच चार्ज। चार्ज मतलब मॉर्गेज, कुछ ना कुछ गिरवी रखा है कि अगर डिपॉजिट कंपनी रिटर्न नहीं कर पाई तो वो कुछ एक एसेट को गिरवी रखेगी जिसे बेच के आपको रिटर्न किया जाएगा। ये हमारी कंडीशंस है, तब जाकर इन्होंने ये सारी चीजें बताई है कि ओआर पास होगा। फाइनली, इन केस कंपनी डज नॉट सिक्योर, अनसिक्योर्ड है तो इन्हें हम अनसिक्योर्ड बोलते हैं। शेल बी कोटेड, ये बात हर जगह लिख दो, सर्कुलर में भी लिख देना कि जो ये डिपॉजिट इशू लेके आ रहे हैं ना वो कौन सा है? अनसिक्योर्ड है। एडवर्टीजमेंट, फॉर्म, एनी डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट में अच्छे से क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए ये डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ताकि मेंबर एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोच ले, फिर जाकर वो इस चीज को ले। बात समझ में आई? मतलब धोखाधड़ी ना हो। क्लियर है? तो ये था हमारा सेक्शन 73 जो पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन था। चलिए अब आपकी बुक में आएंगे, आ जाओ, अब आपके मॉड्यूल में आएंगे। फटाफट पार्ट बी पढ़ रहे हैं। कोर बात आपने समझ ली है। फंड्स में भी रेज बाय द कंपनी, कंपनी के पास बहुत सारे तरीके, शेयर, डिबेंचर, लोन, इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक, ये सारे तरीके। लेकिन इस चैप्टर में, इस बी पार्ट में हम कौन सा तरीका पढ़ेंगे? डिपॉजिट। डिपॉजिट चाहे वो मेंबर से हो चाहे वो पब्लिक से हो। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, सेक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 73 से लगातार उन्होंने कहा 76, लेकिन आपको जो याद रखना है, जो मैंने आपको बता दिया, दैट वाज 73 एंड 76, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें 73 हम पढ़ चुके हैं।
आ जाइए, इन्होंने कहा कि चलिए समझते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिपॉजिट का मीनिंग समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिट? इन्होंने कहा डिपॉजिट इंक्लूड करता है कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई भी जो मनी है जो बाय वे ऑफ डिपॉजिट मिला है या फिर लोन मिला है या एनी अदर फॉर्म ऑफ द कंपनी, किसी भी तरीके से जो भी उन्होंने बोला ये डिपॉजिट है, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब यहाँ पे आपको जो लंबी चौड़ी जो लिस्ट दिख रही है ना, ये पॉजिटिव लिस्ट है कि नेगेटिव लिस्ट है? नेगेटिव। मतलब डिपॉजिट वो सारा पैसा है जो भी डिपॉजिट के फॉर्म में मिल रहा है, कोई भी अमाउंट बोल सकते हैं, लेकिन हमारी नजरों में ये सारी डिपॉजिट नहीं है। डिटेल में नहीं घुसना है, बस हेडिंग हेडिंग देखना है। आ जाइए, इन्होंने कहा अगर अमाउंट रिसीव हुआ है, किसने दिया है आपकी कंपनी को पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा दिया है, वो डिपॉजिट नहीं है। ऐसे हेडिंग हेडिंग बस याद रखना है। नेक्स्ट, कोई भी अमाउंट दिया है, किसने दिया है? फॉरेन गवर्नमेंट ने, तो वो क्या नहीं है? डिपॉजिट नहीं है। हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं। एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन या फिर एज अ फैसिलिटी, किसने दिया है? बैंकिंग कंपनी ने या फ्रॉम दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मतलब एसबीआई की बात है, एनी सब्सिडी बैंक या फ्रॉम दी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये जो इन्होंने पैसा दिया है तो ये भी हमारे लिए क्या नहीं है? डिपॉजिट नहीं है। नेगेटिव लिस्ट, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव एज अ लोन या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहां से मिला है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया है, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट रिसीव एज अ लोन या फिर पब्लिक फाइनेंस, ये तो समझ में आ गया। अमाउंट रिसीव अगेंस्ट कमर्शियल पेपर, आपने कमर्शियल पेपर इश्यू किया, वो पैसा मिला है, तो कमर्शियल पेपर के फॉर्म में जो पैसा मिलता है वो डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम दी एनी अदर कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या दिया है? पैसा दिया है, वो भी हमारे लिए क्या नहीं है? डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट रिसीव, इन्होंने कहा एप्लीकेशन मनी, इन्होंने कहा शेयर की तरह अगर पैसा मिला है तो क्या वो डिपॉजिट है? इन्होंने कहा एप्लीकेशन मनी मिला है या फिर एडवांस में अलॉटमेंट, जो पेंडिंग अलॉटमेंट वो पहले ही पैसा दे दिया है, तो भी वो नहीं है। क्यों ये बोला है? थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता रही हूँ। मेरे 10 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कंपनी किश्तों में भी मंगा सकती है और कंपनी पूरा भी मंगा सकती है, ऐसा ही होता है। कंपनी ने किश्तों में मंगाया, बोला बस एप्लीकेशन अमाउंट दो, लेकिन सामने वाले मेंबर ने क्या दे दिया? एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी दे दिया, एक साथ पैसा दे दिया, एक साथ पूरा 10 रुपए दे दिया, मतलब एडवांस में दे दिया है। अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड भी नहीं किया कि तुम्हें शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अलॉट होंगे कि नहीं होंगे, आपने पहले ही दे दिया। तो इन्होंने कहा एप्लीकेशन का ही पैसा या फिर एडवांस में मिल गया आपको अलॉटमेंट का भी पैसा, भले ही वो पेंडिंग हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको समझा है। अदरवाइज हम अभी डिपॉजिटरी पढ़ रहे हैं, डिपॉजिटरी का मतलब जो शेयर के फॉर्म में पैसा मिलने वाला है वो डिपॉजिट नहीं है। समझ में आ गया? अमाउंट रिसीव क्या लिखा है? डायरेक्टर ने दिया, कोई भी पैसा डायरेक्टर ने दिया कंपनी को या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव ने दिया, किस केस में? प्राइवेट कंपनी में, वो हमारे लिए डिपॉजिट नहीं है। कुछ नहीं, नेगेटिव लिस्ट है। अमाउंट किसने दिया है? बॉन्ड के फॉर्म में डिबेंचर, जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। अमाउंट मिला है नॉन कन्वर्टेबल, कुछ नहीं, उन्होंने कहा दूसरे और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जितने भी सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे लिए डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट सबसे हटकर है। अमाउंट रिसीव किसने दिया है? एम्प्लॉय ने। अभी डायरेक्टर पढ़ा था, डायरेक्टर क्या था? एम्प्लॉय तो था, उसका रिलेटिव भी, बस उन्होंने अलग से बता दिया। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट रिसीव, जो कि किसके पास था? ट्रस्ट। ट्रस्ट की तरफ से हमें क्या मिला है? कोई पैसा मिला है, तो वो भी नहीं है। एनी अमाउंट रिसीव, उन्होंने कहा कोई भी अमाउंट, चलिए कोई भी अमाउंट की उन्होंने लिस्ट दे दी। क्या बोल दिया? कंपनी का बिजनेस है, वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, तो भाई वो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के फॉर्म में उसको धंधा करते वक्त उसको कुछ एडवांस रिसीव होता है, तो क्या वो डिपॉजिट है? क्या नहीं, वो डिपॉजिट नहीं है। उन्होंने कहा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा, बेचकर पैसा मिला, डिपॉजिट है क्या? इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया है? बाकी 10 तरीके बता दिए, बोला ये सब अलग है, इसे भूल कर भी डिपॉजिट समझना नहीं। डिपॉजिट वो है जो आप किसी कंपनी में जाके एज पर रूल्स रेगुलेशन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हो एज पर पॉलिसी, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं, एडवांस कंसिडरेशन फॉर दी फ्यूचर सर्विस के लिए आज ही पैसा मिल गया, जो सर्विस आप 1 साल बाद 6 महीने बाद देने वाले हो, जो आज ही मिल गया, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है। एडवांस रिसीव हो रहा है कहां से? सेक्टर रेगुलेटर। ये रेगुलेटर्स कौन होते हैं? आरबीआई, सेबी, है ना, IRDAI, कुछ याद है? इंश्योरेंस का रेगुलेटरी। एडवांस सब्सक्रिप्शन टूवर्ड द पब्लिकेशन, कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलता है आपको, ये सब नहीं है। अमाउंट कुछ भी मिल रहा है बाय दी प्रमोटर बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। एनी अमाउंट जो किसने दिया है? निधि कंपनी ने।
एनी अमाउंट सब्सक्रिप्शन किसने दिया है, चिट चिट कंपनीज भी होती है, चिट फंड्स होते हैं। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम दी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एनी अमाउंट ऑल्टरनेटिव, एनी अमाउंट जो स्टार्टअप कंपनी को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं है। बस आपको हेडिंग पढ़नी है, अंदर का कंटेंट भूल कर भी मत पढ़ना, पढ़ोगे तो खुद बेहोश हो जाओगे, वैसे इतने सारे हेडिंग्स में हो गए हो। इन शॉर्ट ये सारी चीजें अलग हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल उनका मतलब ये है। ठीक, हाँ बेटा बोल। चलो अब इन्होंने कहा देखो प्रोविजन जो एक्ट है इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन देता है, चलो रूल में समझ जाते हैं। डिपॉजिटर्स कौन होते, कौन होते डिपॉजिटर, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट की। ठीक है, चलिए डिपॉजिटर मींस कोई भी मेंबर हो कोई भी पर्सन। डिपॉजिटर कौन है, मेंबर या फिर पर्सन, पर्सन मतलब पब्लिक कोई भी। मेंबर जब डिपॉजिटर बनेगा तो किस में डिपॉजिटर बनेगा, प्राइवेट कंपनी में भी बन सकता है और पब्लिक कंपनी में। ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 73। एनी पर्सन डिपॉजिट ये किसमें होगा, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी, कौन सा सेक्शन 76। तो ये बेसिक आप पढ़ चुके हो। इन्होंने कहा कि एक कंपनी होती है एलिजिबल, पब्लिक कंपनी से हमारा मतलब क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी की लिमिट बताओ, नेटवर्थ 100 और टर्नओवर 500। चलो एलिजिबिलिटी से हमारा मतलब सेक्शन 76 में पब्लिक कंपनी से, पब्लिक कंपनी तब एलिजिबल होगी, क्या करने के लिए एलिजिबल होगी, डिपॉजिट, जनता को इनविटेशन दे रही है वो क्या हो हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्थ कितना, मिनिमम 100 करोड़, टर्नओवर कितना 500 करोड़, बस इतना ही लिखा था क्या, और डिफॉल्ट ना किया हो किसमें। चलो आगे चल के बताएं। इन्होंने कहा जनरल मीटिंग में क्या पास करना, एसआर, हमने तो ओआर पढ़ा था यार। चलो स्मार्ट हो गए हो तुम लोग मतलब, है ना। चलो सेक्शन 73 बोलता है ओआर पास करना क्योंकि मेंबर है, 76 बोलता है एसआर पास करना, क्यों, पब्लिक कंपनी है। मेंबर अपने आप के लिए डिपॉजिट का डिस्कशन करे तो ओआर से काम चल जाएगा। मेंबर को ये मालूम है कि बाहर की अब पब्लिक इन्वॉल्व होने वाली है, तो अब इस केस में एसआर, तो क्योंकि हम सेक्शन 76 पढ़ रहे हैं इसलिए उसने वहां पर एसआर बोला, तो प्लीज मत कंफ्यूज होना। ठीक है, चलिए 76 पब्लिक कंपनी एलिजिबिलिटी, इन्होंने साफ साफ बोल दिया एसआर पास करना, और ऑल्सो फाइल, वो एसआर रजिस्ट्रार को फाइल कर देना MGT 14 के थ्रू। ठीक है, however eligible company which accepting deposit within the limit, ध्यान रखना एक लिमिट होती है, लिमिट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे कुछ 181C बोल रखा है जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, लिमिट होती है एसआर पास करना होता है, may accept deposit by means of ordinary resolution। यहाँ पे ordinary resolution किसकी बात कर रहे होगा, 73। तो ये थोड़ा सा मिक्स टाइप की बातें हो रही है, क्लियर है बच्चा। चलिए हेडिंग देखो क्या लिखी है, क्या ये हेडिंग समझ में आ रहा है। 73 में क्या लिखा है हेडिंग, प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, दैट मींस ये किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स। तो ये किसको प्रोहिबिट कर रहा है, प्राइवेट कंपनी को बोल रहा है तुम्हारे लिए प्रोहिबिटेड है कि तुम जनता के पास आके अप्रोच मत करना। चलिए 73 का 1 पढ़ चुके, 73 का 1 क्या था, 73 का 1 कोई भी पब्लिक से नहीं ले सकता एक्सेप्ट 76, सेम ये लिखा है, नो कंपनी शेल इनवाइट एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक एक्सेप्ट मैनर, जो भी बताया है ये मैनर आगे चलकर जो इसमें चैप्टर 5 बोल रखा है वो 76 की ही बात कर रहा है। ठीक, केसेस है, आ जाओ। अगर कोई कंपनी की कंडीशन वीक है, अगर कोई कंपनी की कंडीशन वीक है, उस वीक कंडीशन को देखते हुए ह्यूज एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दिया, क्या करने का, क्या चल रहा है यहाँ पे, 10 साल का टाइम था डिपॉजिटरी मैच्योर होने का, आपको रिपे करना था, लेकिन आपकी शिकायत गई ऊपर तक, एनसीएलटी के पास गई, एनसीएलटी ने आपको अच्छा खासा एक्सटेंशन टाइम दे दिया, एज वेल एज क्या रिड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी। 2 टाइप की छूट मिल चुकी है, कौन कौन सी छूट, टाइम भी बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट भी बोला कम, भले तुम नहीं दे पा रहे चलो थोड़ा कम दे दो। तो उन्होंने कहा जब एक बार इतना दे सकते हैं तो फर्दर एक्सटेंशन और टाइम अलाउड होगा क्या, नहीं, तो दोबारा से अब हम टाइम एक्सटेंड करने वाले नहीं है, अब आपको कंपनी कैसे भी तो देना पड़ेगा। क्लियर है, पहला केस का कंक्लूजन यही है। दूसरा, नो डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एक्सेप्ट और आफ्टर, क्या लिखा है रीड करके मुझे बताओ। कंपनीज एक्ट 2013 कब आया, 2013 में,
इससे पहले जितने भी डिपॉजिट्स होंगे 2012, 10, 11 जब भी होंगे वो वाले डिपॉजिट और जो अब 2013 के बाद आए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो दो केस के कंक्लूजन, पहला ऑलरेडी जब टाइम दे चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर चुके हैं, क्या दोबारा से और एक्सटेंशन देंगे? नहीं, अब दोबारा बार बार नहीं देने वाले, एक बार दे चुके। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, कंपनीज एक्ट से पहले भी अगर आपने 13 से पहले भी अगर कुछ डिपॉजिट ले रखे तो हमारी नजर में दोनों सेम है। तो ये केस के कंक्लूजन है, यहां तक चीज क्लियर है। अब सेक्शन 73 का 1 पढ़ चुके हैं, 73 का 2 पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे अभी इन्होंने जनरल बात कर रही है। ये क्या लिखा है, हेडिंग समझ में आ रहा है? इनको 73 फॉलो करने की जरूरत, कौन होंगे? बैंकिंग कंपनी होगी, बैंकिंग कंपनी। क्यों, रीजन क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई। एनबीएफसी क्या होता है? ये बैंक नहीं होते, बस बैंक के जैसे बहुत सारे काम करते हैं भाई, आरबीआई ने जो बता के रखे वो। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है? हाउस को ही बस फाइनेंस कर, उनका एक्सपर्टाइज क्या है कि भाई हम बस घर को लेकर लोन देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। जो अभी एचडीएफसी मर्ज हुआ है तो एक हाउस वाला था ना, चलो याद है, इनके भी अलग से एक्ट है। फोर्थ, एनी अदर कंपनी सीजी जिस पे उंगली रख दे, सीजी बोल देगा कि ये कंपनी में सेक्शन 73 एप्लीकेबल नहीं है, तो नहीं करना है राशि, है ना। चलो, जिस पे उंगली रख देगी, राशि ने किस पे उंगली रख दी? जिया में, है ना। चलो वापस आओ, हम क्या पढ़े? सेक्शन 73। सेक्शन 73 में जितनी भी हमने वो 5 बातें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी? पहला, पब्लिक को नहीं करना है। दूसरा, ओआर पास करना सब्जेक्ट टू कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन थी। तीसरा, इंटरेस्ट के साथ रिपे करना। चौथा, अगर फेल हो गए तो ट्रिब्यूनल के पास शिकायत करेंगे। पांचवा, डीआरआर, फुल फॉर्म बताओ? डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व। किसी के मन में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ रहा है? स्नेहा के मन में बार बार आ रहा है, वो रुक जा रही है, रुक जा रही है इसीलिए, तो ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 73 की बातें फॉलो नहीं करनी है। किसको नहीं करनी है? बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस और एनी अदर जिसे सीजी बोल दे। लेकिन सीजी जिस किसी को भी बोलेगी तो एक बार बात करिए, किससे बात करिए? आरबीआई। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? इन्होंने चलो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े 73 के 2 में। हमने 2 में क्या पढ़ा था? ओआर पास करना, लेकिन ओआर पास करने के अंदर कंडीशन। अब थोड़ी बहुत कंडीशन याद है। पहली कंडीशन है सर्कुलर देना। पहले किसको? पहले सर्कुलर किसको देना है? मेंबर को। सर्कुलर फिर ये किसको पास करना है? आरओसी को। फिर क्या मेंटेन करना है? लिक्विड। कितना परसेंट था? 20%। 20% किसका? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में जो भी मैच्योरिटी होगा वो देख लो, उसका 20% आज ही कोई एक डेट दी थी, 30th अप्रैल या उससे पहले, एवरी ईयर जो भी आएगा। यहां तक चीज क्लियर है ना। उसके बाद क्या था? ये पैसा डीआरआर में डाल देना। फिर क्रेडिट, ये तो वैसे सर्कुलर के अंदर लिखना था। सिक्योर, वेरी गुड, सिक्योर करके रखना था। अगर सिक्योर डिपॉजिट है तो अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। चलिए, अब आपकी बुक का प्रेजेंटेशन थोड़ा बोरिंग है और कुछ नहीं। अ कंपनी में सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन पास, कौन सा रेजोल्यूशन होगा? ओआर के एसआर? नहीं लिखा इन्होंने, ओआर होगा कि एसआर? सेक्शन 73 में क्या था? ओआर था, तो 73 पढ़ रहे, इन्होंने बस क्या बोल दिया? रेजोल्यूशन। समझ में आया? रेजोल्यूशन से मतलब क्या है? ओआर से। सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, लेकिन उन्होंने कहा फुलफिल करनी पड़ेगी कुछ कंडीशन। फटाफट पहला वाला पॉइंट पढ़ो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए पॉइंट तुम लोग पढ़ोगे। अच्छे प्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था? मेंबर को सर्कुलर देंगे, उस सर्कुलर में क्या क्या होगा? फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ड्यू है क्या, एनी प्रीवियस डिपॉजिटर है क्या, सच जितने भी पर्टिकुलर्स है। एक फॉर्म है डीपीटी 1, तो वो सर्कुलर का फॉर्मेट दे रखा है, इन शॉर्ट और कुछ नहीं। क्लियर है? सेकंड पढ़ो फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ो। सेकंड चिल्लर बात लिखी है, आरओसी को देने का 30 दिन के अंदर, वही सेम सर्कुलर। फिर क्या लिखा है? कुछ 30 डेज, कुछ याद आ गया? मेंटेन करना लिक्विडिटी। सर्टिफाइंग दैट, क्या सर्टिफाई किया है? हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। और जब भी डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा, वहां से कितने साल? 5 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होगे डिपॉजिट इश्यू करने के लिए। क्लियर है? यही पढ़ा था ना, बस इन्होंने अलग से पॉइंट बनाया, हमने एक ही साथ पढ़ा था।
वापस वापस थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इन लोगों ने लिखा बाद में है ना, तो गलती ये लोग ये करते। चलो पहले किसको देना है, बिफोर इशू सर्कुलर, सर्कुलर देने से पहले कितने दिन पहले, 30 दिन पहले। मतलब पहले मेंबर को देना है कि आरओसी को देना है, पहले आरओसी को देना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फर्स्ट पोजीशन लिख देना ऐसे, पहले आरओसी को फिर उसके बाद मेंबर को। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद सारी बातें सेम है, यस और नो। सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, गिरवी रखो कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए इन्होंने बोला अगर डिपॉजिट क्या है, सिक्योर नहीं है या फिर क्या है, पार्शियली है, तो हमारे लिए वो क्या मानी जाएगी, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स माने जाएंगे। समझ में आ रही बात, पक्का। चलिए क्या सेक्शन 73 का 2 समझ में आया। नो कंपनी जो भी रेफर कर रखी है किसमें, सेक्शन 73 के 2 में। 73 के 2 में हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली प्राइवेट कंपनी ना। सेक्शन 73 किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट पब्लिक दोनों। उन्होंने बोला सेक्शन 73 में जो बोल रहा है, सेक्शन 73 में तो पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि हम मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बोथ। एंड नो एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी कौन है, पब्लिक कंपनी जो 100 और 500 करोड़ को क्रॉस कर रही है, मतलब वो पब्लिक कंपनी जो क्रॉस नहीं कर रही है, तो वो नो एलिजिबल कंपनी कहलाएगी, पक्का। तो इन शॉर्ट जो एलिजिबल नहीं है बाकी सबको छोड़कर, एलिजिबल को हटा दो, बाकी जितनी भी बचती है हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। चल, नो कंपनी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिन्यू नहीं करेगी, वेदर सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड, विच इज रीपेमेंट ऑन दी डिमांड। समझना, कुछ ऐसी डिपॉजिट्स हैं जिसे कैसे आपको रिपे करना पड़ेगा, रिपे ऑन डिमांड। समझना पहले इसकी बात, आपसे हमने डिपॉजिट लिया और मुझे कब इसे रिपे करना है, इसकी कोई मैच्योरिटी है क्या, ऑन डिमांड लिखा है, जिस दिन मांगा जाएगा उस दिन दिया जाएगा, मतलब ऐसी कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये बस ऐसा ही है, ये पैसा हमने दोस्त से ले रखा है, अभी चुकाने की जरूरत नहीं है, जिस दिन दोस्त को जरूरत पड़ेगी वो आपसे मांगेगा और तुरंत देने का। तो अगर इस टाइप का डिपॉजिट है तो इन्होंने क्या बोल दिया है, हम उस डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे, ऐसे टाइप के डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑन डिमांड कंपनी को तो दिक्कत हो जाएगी। तो नो कंपनी जो भी हमने यहाँ पे ऊपर कंपनी पढ़ी है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करे, रिन्यू नहीं करे इस टाइप के डिपॉजिट। कौन से रिपेमेंट ऑन डिमांड या फिर अपॉन रिसीविंग नोटिस, जो नोटिस है वो शॉर्ट पीरियड है, विद इन द पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ्स। इन्होंने कहा मैच्योरिटी कितने की है, 6 महीने की है, 6 महीने से कम की है, और मोर मिनिमम कितना बोल दिया, 6 महीने, मिनिमम क्या बोल दिया 6, और मैक्सिमम क्या बोल दिया 36 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रिन्यू ऑफ दी सच डिपॉजिट। मतलब 6 महीने से 36 मंथ्स, मतलब कितने साल हो गए, आधा साल से 3 साल तक के बीच की। मतलब इन्होंने कहा हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की बात नहीं करें, हमारे डिपॉजिट क्या होंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े लॉन्ग टर्म होंगे, दैट मीन्स 3 साल से ऊपर, 3.5 4 5 ये सारे साल के हमारे डिपॉजिट्स होंगे। तो हम कह रहे हैं कि नो कंपनी इस टाइप के डिपॉजिट, नो पहले लिख दिया है ना, थोड़ी लैंग्वेज क्या होती है, पहले नो बोल दिया, इस टाइप के डिपॉजिट एक्सपेक्ट नहीं होंगे। कौन कौन से, जो डिमांड रिपेमेंट ऑन डिमांड है, दूसरा 6 से और 36 मंथ तक के, ये तक बात समझ में आ रही है। However, कंपनी में फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी शॉर्ट टर्म, लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म तो जो है शॉर्ट टर्म पैसा अगर उसे चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट है ना। अ कंपनी में फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड एक्सेप्ट रिन्यू कर सकती है रिपेमेंट, क्या लिखा है, अर्लियर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिन्यू एज द केस में बिलिंग इन सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या बोल रहा है इसकी हेडिंग, जनरल रूल 6 से 36 मंथ्स तक के आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्शन कर सकते हो, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, पढ़ो पहली कंडीशन, पढ़ो मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम वही है, इन्होंने कहा हम आपको साफ साफ मना कर रहे हैं, ऑन डिमांड वाले मत लेना, 6 महीने से, क्या लिखा है, नॉट लेस देन, है लेस देन लिखा है, सॉरी लेस देन 6 मंथ्स और मोर देन नोटिस, नोटिस क्या, नोटिस पीरियड की बात हो रही, उन्होंने कहा कि 6 महीने से कम, ठीक है नहीं, और मोर देन 36, मतलब कि वो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें। लेकिन हमने कहा शॉर्ट टर्म अलाउड है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, डिपॉजिट एक्सीड नहीं होना चाहिए, फिर छोटा ही पैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा नहीं, क्योंकि बड़े पैसे में हमें क्या टेंशन है, बर्डन आ जाएगा।
थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ही पैसा होना चाहिए। हमने उस पैसे की आपको लिमिट बता दी। वो लिमिट क्या है? 10%। 10% किसका देखा जाएगी? आपकी बैलेंस शीट उठाएंगे, उसका आपका पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट, इन तीनों को इकट्ठा किया जाएगा, उसका 10%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डिपॉजिट का जब रीपे करने का टाइम आएगा तो नॉट अर्लियर देन, मिनिमम कितना गैप ले लो भाई रीपे करने का? 3 महीने का ले लो। जब भी वो बताएंगे, नोटिस देंगे और कहेंगे कि भाई क्या करना है, मुझे पैसे चाहिए, तो 3 महीने का नोटिस पीरियड गैप होना चाहिए। मतलब आज नोटिस दिया तो आपके पास टाइम है कि 3 महीने के अंदर हम चुकाएंगे। छोटा अमाउंट है तो हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चीज क्लियर है? कैन डिपॉजिट बी एक्सेप्टेड इन अ जॉइंट नेम? क्या शेयर्स जॉइंट नेम में हो सकते हैं? नॉर्मली हमने बैंक में देखा एफडी में 2 जॉइंट नेम होते हैं, तो इसमें भी तो होंगे। तो क्या लिखा है? डिपॉजिट यस एक्सेप्ट जॉइंट नेम, नॉट एक्सीडिंग, लेकिन क्या बोल दिया है? क्या शेयर्स लिमिट, शेयर में ऐसी कोई लिमिट है क्या? डिपॉजिट में लिमिट है, नॉट एक्सीडिंग 3 विद और विदाउट एनी क्लॉज। ठीक है, नेम जॉइंटली होगा, आइदर और सर्वाइवर फर्स्ट नेम, या फिर सर्वाइवर, या फिर एनी वन और सर्वाइवर। कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे वर्ड दे रखे। इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग है, डिटेलिंग में बाद में जाएंगे। अभी हमने ये समझा क्या डिपॉजिट जॉइंट में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना? जॉइंट में तो 2 ही होगा ना मिनिमम। वापस, जॉइंट में नेम कर सकते हैं, डिपॉजिट में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 की 2? 2 होगा ना, जॉइंट है ना। आ रही डाउट में थोड़ी देर से आ रही है, बस पहले एक बार यहां देखो। पूरा नटशेल उन्होंने क्या दे रखा है, शॉर्ट में आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, शॉर्ट में क्या दे रखा है? टाइप ऑफ कंपनी। सबसे पहले एलिजिबल कंपनी मतलब बताओ। 100 और 500 वाला नेटवर्थ और टर्नओवर। ठीक, लेकिन पब्लिक है कि प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो कि क्या है? एलिजिबल है। क्या बोल दिया? मेंबर से लेना है। मेंबर से लेने की लिमिट कितनी है? 10%। कितना? एग्रीगेट, ये इन्होंने भी शॉर्ट में दिया, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने पब्लिक को लेकर पढ़ा क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया। एलिजिबल कंपनी तो दोनों से ले सकती है ना, मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी। पब्लिक लिमिट क्या है? 25%। क्या? एग्रीगेट ऑफ पेड अप, फ्री, सिक्योरिटी। मतलब बात जो दे रखी है उन्होंने 10% और 25% की, वो दोनों सेम है। तो बस आपको क्या रखना है? 10% या फिर 25%। लेकिन आपको पूरा कंप्लीट हमेशा लिखना चाहिए। 10% किसका, 25% किसका? फटाफट, 10% किसका था? पेड अप, फ्री रिजर्व और एसपी, ये बोल सकते हैं। सेम 25% भी है। नेक्स्ट, कंपनी रिफर्ड जो सेक्शन किस में दे रखे है? 73 के 2 में। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, किसकी बात हो रही है? नॉन एलिजिबल कंपनी। नॉन एलिजिबल कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी वो जो 100 और 500 क्रॉस नहीं कर रहे। इन्होंने क्या बोल दिया? 35%। 35% किसका? सेम है क्या? देखो सेम है। और इनको तो बोल दिया भाई आप जनता से नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो प्राइवेट और नॉन एलिजिबल है। चलिए, फिर इन्होंने क्या बोल दिया? एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी जो कि एलिजिबल है सेक्शन 76 में। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी? पब्लिक कंपनी। और इस पब्लिक कंपनी ने क्या क्रॉस करा? क्योंकि वो लिमिट कौन सी? 100 और 500। कंफ्यूज हो रहे हो? गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक या प्राइवेट कुछ तो होगी, तो क्या होगी वो? पब्लिक कंपनी। और इस पब्लिक कंपनी ने लिमिट क्या क्रॉस कर रखी? 100 और 500। तो इन्होंने क्या बोल दिया? आप मेंबर से मत लो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है ना। गवर्नमेंट मतलब सरकार के पास है पूरा, तो सरकार बोलेंगे हम ही को पैसे की जरूरत है, हम ही कैसे दे आपको, है ना। तो भैया जनता से ले लो। जनता के लिए कितना लेने का? 35%। अब आगे चल के यही सारी चीजें वो बताएंगे, तो प्लीज खिचड़ी मत पकाना। वापस से एक बार इस चार्ट को देख लो, अभी पूछने वाली हूँ। देखो, क्लीन कर लू, क्योंकि तुम लोग का दिमाग अब काम करना बंद कर दिया। इसमें अगर डाउट है तो अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और ये भी सारी चीजें पढ़ाऊंगी। अच्छा सुनो, ये दिख रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिट? क्या ये लिखा है? सारी चीजें वही घिसी पिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ यार, नालायक बच्चे।